नमस्कार। खास पेशकश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। खास कार्यक्रम में आज का मुद्दा है बिहार में ओबीसी आरक्षण को लेकर जो दांव चला गया है उसी पर बातचीत करेंगे। दरअसल बिहार में जातीय सर्वे कराकर उसके आंकड़े सामने रखने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब ओबीसी आरक्षण की मांग उठा रहे हैं। नीतीश कुमार का कहना है कि ओबीसी समाज की आबादी यदि 60% से भी ज्यादा है तो उन्हें उसके अनुपात में ही आरक्षण मिलना चाहिए। नीतीश इस मामले को लोकसभा चुनाव तक जिंदा रखना चाहते हैं ताकि जातीय आधार पर ध्रुवीकरण हो और उसका फायदा मिल सके। अगले साल अप्रैल या मई तक लोकसभा चुनाव होने हैं और अगले 6 महीने तक नीतीश कुमार का फोकस ओबीसी आरक्षण पर ही रहने वाला है और इसके लिए भाजपा की ही कैंपेन स्ट्रैटेजी को नीतीश कुमार दोहरा सकते हैं। भाजपा ने 2014 के आम चुनाव में चाय पे चर्चा नाम से कैंपेन किया था और जगह जगह चाय पर लोगों को बिठाकर बातचीत की थी। अब नीतीश कुमार इसी तर्ज पर कर्पूरी चर्चा शुरू करने वाले हैं। इसके तहत वो 7 टीमें बनाने वाले हैं जो पूरे प्रदेश में जाएंगी और ये कार्यक्रम कर्पूरी ठाकुर की जयंती पर होगा। कर्पूरी चर्चा से जुड़े आयोजनों में जेडीयू ने उनके बेटे रामनाथ ठाकुर को लगाया है और इस दौरान अति पिछड़े वर्ग के लोगों से टीम बात करेगी और उन्हें जातीय सर्वे के फायदे बताएगी। इन चर्चाओं के जरिए पिछड़े समुदायों को ये बताने की कोशिश होगी कि नीतीश सरकार में उनके लिए क्या कदम उठाए गए हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार में यदि जेडीयू और उसके सहयोगी दल आते हैं तो फिर आबादी के अनुपात में आरक्षण दिया जा सकता है। कर्पूरी चर्चा कैंपेन का नाम समाजवादी नेता और पूर्व बिहार सीएम कर्पूरी ठाकुर के नाम पर रखा गया। कर्पूरी ठाकुर को सोशल इंजीनियरिंग की राजनीति के पुरोधा के तौर पर देखा जा सकता है। तो ओबीसी कोटे के मुद्दे को अब बीजेपी के गले का फंदा बनाने की कोशिश जिस तरह से बिहार में चल रही है, आरजेडी और जेडीयू की तरफ से जिस तरह से बिहार में ओबीसी आरक्षण को लेकर जो दांव चला गया है, कहीं ना कहीं अब इस तरीके का जो पूरा मामला जो सामने आ रहा है, इससे कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि जातीय आधार पर ध्रुवीकरण करने की कोशिश है और चर्चाओं पे चर्चा कर जनता को, बिहार की जनता को ये बताना कि आपकी सरकार में बैठे जो लोग हैं वो आपकी कितनी चिंता करते हैं, आपके लिए कितना अच्छा सोचते हैं। ऐसे में इन सभाओं के साथ साथ, इन आयोजनों के साथ साथ जनता पर पूरा विश्वास बनाने के लिए नीतीश कुमार ने कर्पूरी चर्चा शुरू करने का फैसला लिया है और इसके तहत जिस तरह की तैयारी की जानी चाहिए वो पूरी तैयारी दिखाई दे रही है। 7 टीमें इसके लिए बनाई जाएंगी जो पूरे प्रदेश में जाएंगी और इस कार्यक्रम के जरिए ये बताने की कोशिश करेंगी कि पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए क्या कुछ किया गया है। समुदाय को ये बताने की कोशिश की जाएगी कि नीतीश सरकार में उनके लिए क्या कुछ कदम उठाए गए हैं और आने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए किस तरह से नीतीश सरकार ये पूरा प्लान बना रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने ओबीसी आरक्षण को लेकर जातिगत तरीके से जो दांव खेला है, जातिगत दांव को देखते हुए ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि अब इस दांव को भुनाने की कोशिश कहीं ना कहीं हो रही है। बिहार में जब से ओबीसी को लेकर जो सारी चर्चाएं चल रही थी, अब उसको आरक्षण को लेकर भी दांव खेला जा रहा है क्योंकि पहले ही जातीय तौर पर सर्वे करवाया गया और उसके बाद अब आरक्षण को लेकर नीतीश कुमार आगे बढ़ रहे हैं। तो चलिए इसी पर आज बातचीत करेंगे और बातचीत के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं जिनसे मैं आपका परिचय करवा देती हूँ। नीता बाजपेयी, नेता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आजाद गांधी महासचिव बिहार से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और प्रोफेसर के त्रिपाठी, प्रवक्ता जेडीयू से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले शुरुआत त्रिपाठी जी आप ही के साथ करते हैं क्योंकि जिस तरह से बिहार में जातिगत जनगणना को लेकर जो पूरा मामला सामने आया, जिस तरह से आरक्षण की अब मांग को उठाया जाने लगा है, क्या लगता है 2024 की अगर माने तो ये जातिगत दांव आपको कहीं ना कहीं फायदा पहुंचाएगा? सबसे पहले यही समझ लेते हैं। जातिगत गणना जो है इस मुल्क के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि जो पिछड़े तबके के लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, जो
सरकारी नौकरियों में उनके पास जगह नहीं। अगर भारत सरकार की नौकरियों में देखें तो ना तो ज्यादातर उनके वीसी हैं, ना तो प्रोफेसर, ना तो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। ये तमाम समस्याएं देश के अंदर था। और इसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, काका कालेलकर का एक रिपोर्ट आई जिसमें उन्होंने 3 लोगों का आयोग का गठन हुआ था और 51-52 का गठन हुआ था। अगर उस जमाने में कांग्रेस इसको लागू कर देती तो आज ये समस्या खत्म हल हो जाती। लेकिन उसके बाद जब दूसरा जो मंडल कमीशन का आया तो माननीय बीपी सिंह ने ला करके इसको एक बहुत बड़ा काम किया है। लेकिन जो हमारे सोशलिस्टों का नारा था कि सोशलिस्टों ने बांधी गांठ 100 में पावे 60, इसका मतलब ये था कि इनकी आबादी के अनुसार इनको मुख्य धारा में लाने के लिए विशेष अवसर देने की बात डॉक्टर लोहिया ने की। और डॉक्टर लोहिया के काम को आगे बढ़ाते हुए माननीय नीतीश कुमार ने बिहार में एक बहुत बड़ा फैसला लिया और उस फैसले से देश को पूरा आईना दिखाने का काम किया कि जातिगत जनगणना जो है वो आवश्यक है। और जब ये जातिगत जनगणना हो जाएगी तो उससे जो राष्ट्र का जो योजनाएं, राष्ट्रीय योजनाएं हैं वो या स्टेट की योजनाएं हैं, आपका मानना ठीक है। हाँ, भागीदारी बढ़ेगी, ठीक है। ये नारे के साथ जिस तरह से आप लोग आगे बढ़ रहे हैं कि जिसकी जितने भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ठीक है। लेकिन जातिगत जनगणना आपको नहीं लगता समाज के अंदर एक विभाजनकारी नीति हो सकती है, लोगों को बांट सकती है, आपस में लड़ाई करा सकती है? देखिए, जब आप SC/ST की जनगणना कराती भारत सरकार तो एक इनकी जनगणना कराने में क्या दिक्कत आ रही भाई? जिनकी आबादी ज्यादा है उनको उनकी योजनाओं को लाभ ज्यादा मिलना चाहिए। अच्छा, उनके अंदर भी तमाम ऐसी जातियां हैं जो बेचारी आज तक कुछ नहीं पाई। उसमें तो कुछ जो मलाईदार जातियां थी उनको ज्यादा हिस्सा मिल गया है। तो उससे जब एक आकलन हो जाएगा, उससे जब एक सर्वेक्षण हो जाएगा, देखिए मोटा मोटी तौर पर हर पार्टी के पास हर जाति का आंकड़ा होता है, ये साफ तौर पर कहा जा सकता है। आंकड़े तो होना चाहिए। आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक जब तक आपका सौहार्द नहीं बढ़ेगा और जितना गैप बढ़ता जा रहा है देश के अंदर, जो आर्थिक गैप जो है, जो आर्थिक रूप से लोग पिछड़े हैं और आर्थिक रूप से बहुत से ज्यादा, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ 100 के लोग जो हैं वो 60-70% की आबादी का हिस्सा तो 100 लोग रखे हिंदुस्तान। ये कहीं कहीं इसका बंटवारा तो होना चाहिए ना। आजाद गांधी जी, ये जातिगत दाव आपको कितना फायदा पहुंचाएगा? 2024 के लिए ये पूरी रणनीति तैयार की गई है, दाव फेंक दिया? देखिए, हमने दाव नहीं खेला है। जो देश की जो मूल समस्या है, जो देश की जनता की चाहत है, वह जनता अपने आप को जानना चाहती है कि हम क्या हैं। जब तक लोगों को शक्ति का एहसास नहीं होगा तो कोई भी लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती है। आप देखिए, आजादी के बाद से जो विकास होना चाहिए ओबीसी लोगों का, ईबीसी लोगों का, वो नहीं हो सका संभव, क्योंकि आरक्षण में जो इतना आरक्षण मिलना चाहिए उसमें हम लोगों का आरक्षण नहीं मिला। सर, 50% से ऊपर तक का आरक्षण हो चुका है, समानता का अधिकार खत्म हो रहा है। आप कह रहे हैं कि मैं ओबीसी की बात कर रहा हूँ। दूसरे राज्यों में बात करिए तो 78% चला गया है, 70 से अब चला गया। कई ऐसे राज्य हैं वहाँ काफी डेवलपमेंट हुआ। अगर डेवलपमेंट देखिए, आजादी के बाद मेरे पास जमीन कुछ नहीं हाथ में लगा, ओबीसी और ईबीसी के पास सारा जमीन कुछ लोगों के पास, जिसकी आबादी 10% है, वो सारा जमीन जायदाद। कौन कुछ लोग? साफ तौर पे खुल के बताइए, कौन कुछ लोग? जो 10% के आबादी के लोग हैं, कौन है आबादी 10% है, उसके पास सारा जमीन जगह चला गया। अब कैसे गया इसके बारे में विस्तार पूर्वक कभी चर्चा होगी तो मैं बताऊंगा। तो जमीन, मेरे पास जमीन नहीं है, एक मुट्ठी जमीन नहीं है। पूरे जमीन का जब हमने सर्वे और मॉनिटरिंग किया है तो सिर्फ ओबीसी, ईबीसी, दलित मिला करके 13% जमीन हम लोगों के पास है। आप बताइए, एक तरफ 13% और एक तरफ 87% लैंड है, तो जमीन का भी हम लोगों के पास कुछ नहीं है। खाने पर दूसरे पर आश्रित है। एक ही सहारा है शिक्षा का, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा था इस बात को कि शेरनी के दूध से भी कड़ा महत्व होता है ये आपका शिक्षा का महत्व। हम शिक्षा पर जोर दे रहे हैं। आप शिक्षा पर जोर दे रहे हैं तो हमको आरक्षण जब तक नहीं मिलेगा तो हम पिलानी के स्कूल के बच्चों का तुलना
हम नहीं कर सकते हैं। हम बिरला पब्लिक स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उसका तुलना हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम उतना इकोनॉमिकल दृष्टिकोण से मजबूत नहीं है। तो हमने जो आपने बोला कि हम कार्ड खेले हैं, हम जनता के हित की बात करते हैं। नीतीश कुमार जनता के हित की बात है सर, वो तो जनता ही बताएगी, हम तो बता नहीं सकते। जनता ही दिखाएगी आईना कि कितना उसके भले के लिए काम किया गया। नीता बाजपेयी जी, जिस तरीके से जातिगत दांव अब हर जगह खेला जा रहा है, एक ही राज्य की बात अब मैं नहीं करूंगी, लेकिन बिहार में जातिगत सर्वे करवाया गया, अब उसके बाद आरक्षण की मांग लगातार उठाई जा रही है। जिस तरह से नीतीश कुमार अब पूरा आयोजन करेंगे, साथ साथ टीमें बनाकर लगाएंगे और लोगों से बातचीत करने पहुंचेंगे, क्या लगता है इसकी काट आपके पास कुछ है? क्योंकि ओबीसी समाज का चेहरा आप लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी बताते हैं, हितैषी बताते हैं, लेकिन अब जिस तरीके का कार्ड सामने आया है, जो खेला गया है दाव, आपको उसकी काट नजर आती है? कितना सही है ये? जी, मैं आपको भी सुन रही थी। ये इनको अभी जो होश आया है जाति को लेके, जातियों के योग्यता उनको आगे बढ़ाने को लेके अभी इनको आया है। लालू प्रसाद यादव जी जब मुख्यमंत्री थे तब नहीं याद आया, जब इतने सालों से आपके नीतीश कुमार जी थे तब याद नहीं आया, अचानक से याद आया है, वो ठीक है। लेकिन इन्होंने जो जातिगत जनगणना नहीं, उसको कहते सर्वेक्षण कहेंगे, जब दोनों ने सर्वेक्षण है, उस सर्वेक्षण में इन्होंने क्या क्या पॉइंट्स रखे हैं, क्या वो शैक्षणिक आधार पे है, आर्थिक आधार पे है, और बाकी जो मेन मुद्दे हैं समाज के उसके आधार पे नहीं। इन्होंने मोटा मोटा थाली में परोस के रख दिया, ये देखो हम तुम्हारे लिए लॉलीपॉप लाए हैं, आप लोग देख लो। ये गलत है और इन्होंने जो मेन मुद्दा है उस पर फोकस ही नहीं किया। आधी अजकचरी चीजें जल्दीबाजी में प्रस्तुत कर दी जनता के सामने। जनता इतनी बेवकूफ नहीं है, बहुत ही स्मार्ट है, हमसे आपसे ज्यादा स्मार्ट है जनता, सब समझ रही है, देख रही है। चाहे ये लोग जैसे भी मोदी जी के चाय पे चर्चा वाला नकल करे या जो भी करे, उनको रिजल्ट लास्ट में पता चलेगा। और जाति में डिवाइड करना, बांटना, ये तो इन लोग की पुरानी आदत है। हम हिंदुत्व की बात करते हैं, न कि जाति की बात करते हैं कि तुम कौन जात, तुम कौन जात, इससे नहीं हम बात करते हैं, हम हिंदुत्व की बात करते हैं। इसलिए हमें उससे ना जोड़ें। और दूसरी चीज है कि जो अगले जात की बात कर रहे हैं, जो सवर्ण है उनकी बात कर रहे हैं, और पिछड़े जाति की बात कर रहे हैं, दोनों में अंतर है। आप देखो पिछड़ों में जो पिछड़े हैं वाकई उनको लाभ मिला है, कि जो पिछड़े में जो सवर्ण थे, जो अगड़े हैं, पिछड़ों में जो अगड़े हैं, उनको ही सारी लाभ मिल रहे हैं, वो दूसरों को लाभ नहीं लेने दे रहे हैं। उदाहरण के तौर पे लालू जी की फैमिली देख लीजिए आप, इधर अखिलेश यादव जी की फैमिली देख लीजिए आप, उधर ममता बनर्जी जी की फैमिली देख लीजिए आप। ऐसे में सिंगर्स में अगर जुड़ाने लगो तो सबकी फैमिली को आप देख लीजिए, ये कितने गरीब हैं आप खुद देख सकती हैं, आपके पास रिकॉर्ड होगा सारा, ये कितने गरीब हैं। इससे आकलन लगाया जा सकता है कि जो पिछड़ों को दिया जा रहा है उनका लाभ किनको मिल रहा है। तो मेरे हिसाब से बेसिक ये है कि आप शैक्षणिक आधार से, आर्थिक आधार से, और बहुत सारे पॉइंट्स है, चाहिए तो मैं टाइम हो तो सारे पॉइंट्स जुड़ा दो, इन पे सर्वेक्षण करें, न कि केवल एक मोटा मोटा जातियों को, अपने भारत देश को हमारे विभाजित करने की कोशिश मत करिए, उसको एकजुट रहने दीजिए। और शैक्षणिक, आर्थिक, बहुत सारे मुद्दे हैं, इन पे आप फोकस करें तो ज्यादा बेहतर होगा। बिल्कुल। प्रोफेसर के त्रिपाठी जी। जी देखिए, जो ये आप कह रही हैं, और इसके पहले भी जब बीपीसी मंडल कमीशन लाए थे, तो इन्होंने एक कमंडल का लेकर इनकी पार्टी के नेता माननीय अडवाणी जी और उनकी अडवाणी जी की गिरफ्तारी बिहार में हुई, उसके बाद से देश में थोड़ी सी दिक्कतें आई। लेकिन एक जो पिछड़ों को जो हक मिलना चाहिए था, वो पिछड़ों के साथ सबने धोखा किया है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, जो भी सरकारें आई। ये खुले मन से मैं बताना चाहता हूँ आपके मंच के द्वारा, अगर ये कांग्रेस ने कर दिया होता, आज कांग्रेस ढोल पीट रही है, तो ये समस्या भी उत्पन्न होती। भाई काका कालेलकर की रिपोर्ट कब आई थी, उसको ठंडे बस्ते में किसने डाला? भाई उनके जवाहरलाल नेहरू आए, उसके बाद इंदिरा गांधी आई, उसके बाद राजीव गांधी आए, और राजीव गांधी 2.5 घंटे तक पिछड़ों के बारे में बोला।
कि ये सब नहीं होना चाहिए तो पूरा कास्ट वार हो जाएगा। आज वो ढोल पीट है, आज हिंदुस्तान का जो पिछड़ा है वो बेचारा कहाँ जाए, जिसको आज प्रोफेसर होना चाहिए था, जिसको IAS होना चाहिए था, जिसको IPS बनना चाहिए था, वो तो पिछड़ गया। उसको हम हक दिलाने के लिए माननीय नीतीश कुमार ने कदम उठाया है और पूरे देश को एक आईना दिखाने का काम किया है कि एक त्रिपाठी जी, आपको ये नहीं लगता कि जितनी संख्या उतनी उसकी हिस्सेदारी का नारा जितना बुलंद होता जाएगा, जितना सुनिए आप वरिष्ठ चैनल की मालिक हैं, वरिष्ठ चैनल की संवाददाता हैं और एंकर हैं, हाँ। आपको समझना होगा कि जो योजनाएं बनती है वो आंकड़े पे बनती है। अरे सर, मैं समझ रही हूँ, मैं आपसे पिछड़ा है, किसकी झोपड़ी है, किसका पक्का मकान है, किसके घर में गाड़ी है, किसके घर में गाड़ी नहीं है, किसके घर में साइकिल है, किसके घर में गैस नहीं है। ये योजनाएं जो भारत सरकार की बनती हैं, हाँ। वो इसी आधार में बनती है। आर्थिक सर्वेक्षण हो जाएगा। सर, आप एक वर्ग को साधने के लिए, मैं क्या सवाल कर रही हूँ आपसे त्रिपाठी जी, मैं ये कह रही हूँ कि जो नारा बुलंद किया गया है, अगर आपको इतना उस पर जोर देना है तो जब ये जितना ज्यादा जोर पड़ेगा, बाकी की जो सवर्ण लोग हैं वो असुरक्षित महसूस नहीं करेंगे। आप जब जो आपका अपना कोर वोट बैंक रहा है वो आपसे नहीं हटेगा। ये तो गलत बात है ना। हाँ। जो समाज के जो हमारे पिछड़े हैं क्षेत्र में, वो शिक्षा के क्षेत्र में हैं। सर, मैं समझ गई त्रिपाठी जी, मैं समझ गई जो आर्थिक रूप से कमजोर है, तो राजनीति जो आगे नहीं बढ़ पाए। आप बताइए, मैं कुछ जातियों का नाम ले रहा हूँ। हाँ। मैं हिंदुस्तान की तमाम आपके जनता दल यू का एक कार्यकर्ता हूँ। मैं देखता हूँ कि जो हमारी बढ़ई का कोई नहीं रिप्रेजेंटेशन है, हमारे लोहार का कोई जात का रिप्रेजेंटेशन नहीं है, हमारे यहाँ आपका सोनकर का कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। ठीक है सर, कब राजनीतिक रूप से आगे त्रिपाठी जी आप समझ नहीं पा रहे मैं आपसे क्या कह रही हूँ। त्रिपाठी जी आप समझ नहीं पा रहे हैं, मैं ये सवाल कर रही हूँ कि अगर आप इस तरह का नारा बुलंद करेंगे कि जिसकी जितनी भागीदारी उसकी इतनी हिस्सेदारी, आपने जैसा कहा मैंने समझा, लेकिन आपको क्या लगता है बाकी के जो सवर्ण हैं, भूमिहार हो गए, राजपूत हो गए, जिनका कोर वोट बैंक आपको आरजेडी को और जेडीयू को हमेशा से मिलता रहा है, क्या अब ये दबाव सरकार पर नहीं बनेगा और वो असुरक्षित महसूस नहीं करेंगे? ये मैं आपसे जानना चाहती हूँ। देखिए, बिल्कुल असुरक्षित नहीं, समाज में कोई इस तरीके का विघटन नहीं होगा। ये सिर्फ चलाया जा रहा है, ये कहीं कोई विघटन नहीं होगा। भाई जो जितना है उसको उसका हक मिलना चाहिए, ईमानदारी के साथ देने क्या हक है। ठीक, आजाद गांधी जी क्या कहना चाहते हैं? लागू करना चाहिए ना, आर्थिक संरक्षण हो जाएगा। कोई नौकरी, देखिए मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि नौकरी तो सबको नहीं मिल पाएगी। ये नौकरी के लिए तो आपको स्किल डेवलप कराना पड़ेगा, आपको उनका सर्वेक्षण करके उनको ठीक है त्रिपाठी जी, ठीक है आजाद गांधी जी, तब वो जाकर के उस मुख्य धारा में जुड़ेंगे। ठीक है, उसके लिए तो आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है जी, बोलिए गांधी जी। कह रहा हूँ कि अभी हमारे भाजपा के साथी ने अभी बताया, ई व्यवस्था से देश विभाजित होगा, देश बंट जाएगा, देश के लोग आपस में लड़ जाएंगे, मर जाएंगे। हम ये कहना चाहते हैं कि ये लोग जिस तरह से हिंदू कार्ड खेलते हैं, जिस तरह से मुसलमानों को अपमानित करते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, उस वक्त देश नहीं टूट रहा है क्या? जिस वक्त मुसलमानों को अपमानित ये लोग कर रहे हैं, किसी का मकान ढा रहे हैं उत्तर प्रदेश में बिना नोटिस का, ये कहाँ का न्याय है, कहाँ का अत्याचार है? ये देश गुलाम है क्या? जी नेताजी आ रहे हैं आपके पास। इसलिए देखिए, हमारे नेता ने, देखिए आज कांग्रेस ने भी घोषणा किया, नीतीश कुमार जी और तमाम नेताओं ने संयुक्त रूप से ये बातें कही है कि बिहार में आरक्षण को बढ़ाने की आवश्यकता है। हम बधाई देना चाहते हैं अपने दोनों नेताओं को, नीतीश जी को और तेजस्वी जी को। रोहिणी आयोग की रिपोर्ट इस पर नहीं फेर सकती है पानी सर, आपके पास में लौटूंगी। जी नेता जी, देखिए हम A to Z की राजनीति करते हैं, ए भी मेरा है और जेड भी मेरा है। ठीक है, इसके बीच में जितने हैं सब हमारे हैं। हम देश को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, हम देश का जो संविधान है उसके रक्षा करने की बात करते हैं। ठीक है सर, ठीक है नीता जी, जितना भी मुद्दा है देश के सुरक्षा संरक्षा के लिए और देश में जो सेकुलर फ्रंट है उसको जिंदा करने के लिए हमारी व्यवस्था कायम की है। ठीक है आजाद गांधी जी। जी नीता जी, मैं अपने दोनों बड़े भाई लोगों से इतना पूछूंगी, मैंने कभी ये वर्ड यूज नहीं किया हिंदू, ये आपने वर्ड यूज किया। मैं बिल्कुल नहीं, मैं एक शब्द भी मेरे में हिंदू मुस्लिम नहीं। जब आपने हिंदू मुस्लिम किया तो मैं बिहार का एक आंकड़ा बता दूं, मुस्लिम अब की आबादी 1% बढ़ी है। अगर मुस्लिम इतने डरे हुए हैं बिहार में,
कहीं विदेश में, सॉरी, तो बिहार में आंकड़ा ये मुस्लिम की आबादी बढ़ी है 1 मिनट और हिंदू की आबादी लगभग 1% घटी है। एक पॉइंट ये, आप थोड़ा सा नॉलेज बढ़ाएं। दूसरी चीज ये है कि आपने सर्वेक्षण किया कि सवर्ण जो है कितने गरीब हैं बिहार में, कितने झोपड़ी में रहते हैं, कितने बिना जमीन के हैं, किन्हों को आर्थिक स्थिति इतनी खराब है उनको भीख मांगना पड़ता है। क्या आप लोगों ने इसके बारे में सोचा? मैं इस पॉइंट पे बात कर रही हूँ, मैं बेकार की बातों में नहीं जाती हूँ, मैं केवल आगे आगे की बात मत करिए, पिछड़ों की बात मत करिए। अगर आपको राजनीति करनी है तो पूरे समाज की बात करिए, पूरे समाज की योग्यता की, अपनी योग्यता पे आप आगे आओ ना। आप अपनी योग्यता पे आगे आने क्यों नहीं जाते? दिल के शासक हैं तो जो 87% जमीन आपके पास है, जो सर्वेक्षण भी आ रहा सामने कि सर्वेक्षण में तो लालू प्रसाद यादव की फैमिली के पास ज्यादा जमीन होगी, आपकी अखिलेश यादव जी के पास जमीन ज्यादा होगी, आपके बिहार के कितने यादव की राम पीड़म सिंह के पास जमीन ज्यादा होगी। उनसे क्या वापस लेके आप बांटोगे? गरीब जनता में बांट दो वापस लेके, आपने कर पाएंगे? आपके पास है तो आपने बांटिएगा, मेरे पास क्या है? मेरे पास तो देश के रक्षा करने के अलावा मेरे पास है क्या? हम जो है सभी देश की रक्षा कर रहे हैं, सभी अपने अपने लेवल पे, कोई टैक्स पे करके कर रहा है। सर, भारत के संविधान निर्माताओं की अगर बात की जाए, अगर इस पूरे मुद्दे को पूरी तरह से देखा जाए तो जो भारत के संविधान निर्माता थे, इतने बड़े बड़े नेता थे जिन्होंने पहली कैबिनेट की, नेहरू से लेकर पटेल, अंबेडकर और मौलाना आजाद तक लोग उसमें शामिल थे। उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया था कि अगर इस तरह से जातिगत तौर पर दांव खेला जाएगा, जातिगत जनगणना अगर देश में कराई जाएगी तो कहीं ना कहीं विभाजन हो सकता है। तो सर, उन्होंने भी कुछ सोच समझकर, कुछ देखकर ही इस बात को आगे रखा होगा, या सबने ही गलत कहा? एक मिनट मैडम, उस वक्त की व्यवस्था कुछ अलग थी। कैसी थी सर? उस वक्त हमारे लोग जागरूक नहीं थे। अब हर आदमी अपना अधिकार खोज रहा, संविधान के तहत सब लोग अपना अधिकार खोज रहा कि हमको अधिकार कैसे मिलेगा। वो मौलाना अब्दुल कलाम क्या बोले, फलाना जी क्या बोले, उस समय की बात थी। समय के अनुकूल राजनीतिक परिवेश बदलता है और आज के परिवेश में आरक्षण की आवश्यकता है गरीबों को। जब तक आरक्षण नहीं मिलेगा, देश के हमारे लोग जो 80%, मतलब इस समय में जरूरत है देश को विभाजित करने की। तो ये लोग तो विभाजित कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम में। यही लोग ने सनातन धर्म की बात कर रहे हैं। ये सनातन धर्म का सिर्फ देश है क्या? देश की आजादी में सिर्फ सनातन धर्म के लोग हिस्सा लिए थे क्या? भाजपा के लोग एक आध नाम है इनका दिल्ली में, दिल्ली में जो बोर्ड बना हुआ सनातन धर्म की बात करते हैं लेकिन दूसरे धर्म का अपमान नहीं करते हैं। हर धर्म की हम उतनी ही इज्जत करते हैं जितनी हम अपने धर्म की करते हैं। इसलिए ये बात मत बोलिए, गलत बयानबाजी मत करिए, बरगलाइए मत। हम जितनी हम चाहते हैं आप भी मेरे धर्म की इज्जत करें और हम भी आपके धर्म की इज्जत करें, ना कि हम ये कह रहे हैं कि आपका धर्म गलत है। हमने कभी किसी के धर्म के बारे में बात नहीं की। अगर यही बात होती तो मोदी जी ने मुस्लिम भाइयों के लिए जो काम किया वो नहीं करते। ये गलत आप बयानबाजी कर रहे हैं, मत करिए, गलत है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये आने वाला वक्त बताएगा कि ये जो ओबीसी आरक्षण को लेकर ये जो दाव चला गया है कितना कारगर साबित और किस पार्टी के लिए होता है। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए। खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।